नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी में है बागी। दोस्तों, आज की राजनीति परिदृश्य पश्चिम बंगाल की सत्ता राजनीति में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां एक ओर तृणमूल कांग्रेस का संगठित ढांचा और दूसरी ओर भीतर ही भीतर पनपता असंतोष अब खुले टकराव की शक्ल लेने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह केवल एक पार्टी का आंतरिक विवाद नहीं है, बल्कि यह भारतीय संसदीय राजनीति में दल बदल, नेतृत्व संकट और संगठनात्मक नियंत्रण की जटिलताओं का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष और आपसी टकराव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की आग अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां एक बड़ा समूह खुद को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह दावा केवल संगठनात्मक असहमति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे राजनीतिक पहचान और संसदीय शक्ति के पुनर्वितरण से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सोमवार का दिन इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक साबित हो सकता है। बागी सांसदों का एक समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है और इस दौरान वे या तो एक अलग संसदीय समूह की मान्यता की मांग करेंगे या फिर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने का औपचारिक दावा पेश कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी किसी बड़े क्षेत्रीय दल के भीतर असंतोष संगठित रूप से लेता है तो वह केवल संगठनात्मक संकट नहीं रहता, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना की शुरुआत बन जाता है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभर रहा वर्तमान विवाद इसी श्रेणी में आता दिखाई देता है। यह मामला केवल 19 सांसदों के दावे या एक अलग संसदीय समूह की मांग तक सीमित नहीं रही। यह संघर्ष पहचान बनाम नियंत्रण, संगठन बनाम नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बनाम केंद्रीकृत सत्ता का। सोमवार को संभावित रूप से होने वाली लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात को इसी संदर्भ में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है जहां राजनीतिक दिशा तय हो सकती है। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक टूट को समझने के लिए केवल घटनाओं को नहीं, बल्कि उसकी संरचनात्मक जड़ों को समझना जरूरी होता है। आज की राजनीति में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर जनता तक पहुंचने से पहले ही सत्ता के गलियारों में बदल दिया जाता है। सवाल यह नहीं कि कौन बोल रहा है, सवाल यह है कि कौन सच छुपा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां संगठन टूटने की आवाज़ें अब कानों से नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों से सुनाई देने लगी हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर अब दो खेमे बन चुके हैं, एक वफादार नेतृत्व का और दूसरा खुद को असली आवाज़ बताने वाला। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बगावत है या फिर एक बड़ी राजनीतिक रणनीति जिसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, आज हम इसी राजनीतिक भूचाल की परतें खोलेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल में एक अत्यंत केंद्रीकृत राजनीतिक मॉडल के रूप में उभरी है। निर्णय प्रक्रिया, टिकट वितरण, संगठनात्मक नियुक्तियां और रणनीतिक दिशा अधिकांश मामलों में शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही। ऐसे मॉडल की खासियत यह होती है कि यह तेज निर्णय लेने में सक्षम होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है आंतरिक लोकतंत्र का कमजोर होना। जब किसी दल में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका सीमित हो जाए, सांसदों विधायकों की राजनीतिक स्वतंत्रता घटे और संगठन केवल आदेश पालन तंत्र बन जाए, तो वहाँ असंतोष धीरे धीरे व्यक्तिगत असहमति से संगठित विद्रोह में बदल जाता है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम भारतीय संसदीय लोकतंत्र में पार्टी विखंडन की उस प्रक्रिया को फिर से याद दिलाता है जो पहले शिवसेना, जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों में देखी जा चुकी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के मामले में यह संकट इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पार्टी पश्चिम बंगाल में एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय विपक्ष राजनीति का भी एक अहम हिस्सा है। बागी खेमों का सबसे बड़ा दावा यह है कि उनके साथ 19 लोकसभा सांसद हैं।
यदि यह आंकड़ा सही साबित होता है तो यह केवल एक असंतोष नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक ब्लॉक का संकेत होगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में किसी भी दल के भीतर इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का अलग रूप अपनाना एक केवल पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती नहीं बल्कि यह संसद में विपक्षी संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि यह समूह केवल विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वह संसद के भीतर एक अलग पहचान, अलग सीटिंग व्यवस्था और अलग राजनीतिक मान्यता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। यह कदम अगर सफल होता है तो तृणमूल कांग्रेस के संसदीय स्वरूप में एक संस्थागत विभाजन की शुरुआत हो सकती है। अब आते हैं नेतृत्व बनाम असंतोष, अंदरूनी तनाव की पृष्ठभूमि। तृणमूल कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में लगातार एक केंद्रीकृत नेतृत्व मॉडल पर चलती रही है, जहां ममता बनर्जी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय करता रही, लेकिन किसी भी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली संगठन की तरह यहाँ भी भीतर असंतोष धीरे धीरे आकार ले रहा था। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक कई स्तरों पर नाराजगी के संकेत पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन अब यह नाराजगी संगठित रूप से लेने की स्थिति में दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस असंतोष के पीछे केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि संगठनात्मक निर्णयों में भागीदारी की कमी, टिकट वितरण की राजनीति और नेतृत्व शैली को लेकर असहमति जैसे कारक भी जिम्मेदार हैं। वहीं दोस्तों, सोमवार को संभावित मुलाकात को लेकर एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे राजनीतिक दिशा बदलने वाला क्षण बताया जा रहा है। यदि बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपना दावा मजबूती से रखते हैं और पर्याप्त संख्या साबित कर देते हैं तो संसद के भीतर उनकी स्थिति बदल सकती है। उन्हें एक अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता मिल सकती है, जिससे उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था, अलग राजनीतिक पहचान और संसदीय प्रक्रियाओं में स्वतंत्र भागीदारी मिल सकती है। दूसरी ओर, यदि उनका दावा कमज़ोर पड़ता है या आवश्यक समर्थन नहीं मिलता तो यह पूरा आंदोलन आंतरिक असंतोष के रूप में सीमित रह सकता है और पार्टी नेतृत्व की स्थिति और मजबूत हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क लेकिन आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी का कहना है कि बागी खेमे द्वारा पेश किए जा रहे पत्र और हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल हैं। पार्टी यह भी दावा कर रही है कि बागी खेमा अपनी वास्तविक संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। यह रणनीति भारतीय राजनीति में नई नहीं है। कई बार दल बदल और विभाजन की स्थितियों में दोनों पक्ष अपने अपने आंकड़ों को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि निर्णय लेने वाली संवैधानिक संस्था पर प्रभाव डाला जा सके। इस पूरे विवाद में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बयानबाजी ने स्थितियों को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। दोस्तों, एक और वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाते हुए संगठनात्मक निष्क्रियता की ओर इशारा किया, इस बात का संकेत देती है कि असंतोष केवल बागी खेमे में तक सीमित नहीं है। वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं का सख्त रूप, जिसमें उन्होंने बागी सांसदों को गद्दार तक कह दिया, यह दर्शाता है कि पार्टी अब दो स्पष्ट खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक वफादार नेतृत्व पक्ष, दूसरा असंतुष्ट समूह। शत्रुघ्न सिन्हा का नेतृत्व के प्रति समर्थन और कीर्ति आजाद द्वारा लगाए गए आरोप इस लड़ाई को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर तक ले जाते हैं। दोस्तों, अगर गहराई से देखा जाए तो यह विवाद केवल दल बदल या बगावत का मामला नहीं है। यह भारतीय क्षेत्रीय दलों के भीतर नेतृत्व संरचना की उस चुनौती को दर्शाता है जहां एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के सामने संगठनात्मक लोकतंत्र अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी एक करिश्माई नेतृत्व पर आधारित है। वहां निर्णय प्रक्रिया अक्सर केंद्रीकृत हो जाती है। ऐसे में जब संगठन बड़ा होता है और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका बढ़ती है तो आंतरिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। वहीं दोस्तों, यदि यह बगावत वास्तविक रूप लेती है और संसदीय विभाजन होता है तो इसका असर केवल तृणमूल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। यह विपक्षी गठबंधन की रणनीति को प्रभावित कर सकता है, खासकर उस स्थिति में जब विपक्ष एकजुटता की कोशिश कर रहा है। एक क्षेत्रीय दल में विभाजन विपक्षी एकता के संदेश को कमजोर कर सकता है। वहीं यदि यह बगावत विफल होती है तो यह ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता को
और मजबूत साबित कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ सकता है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस तरह के घटनाक्रम पहले भी देखे गए हैं। शिवसेना में विभाजन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी टूट और जनता दल के विभिन्न संस्करण, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि जब क्षेत्रीय दल बड़े होते हैं तो संगठनात्मक एकता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इन सभी मामलों में एक पैटर्न स्पष्ट रहा। शुरुआत में असंतोष, फिर संगठित दावा और अंत में या तो विभाजन या पुनः एकीकरण। अब इस पूरे मामले में 3 संभावित परिदृश्य उभरते हैं। पहला, बागी खेमा पर्याप्त समर्थन साबित करता है और एक अलग संसदीय समूह की मान्यता हासिल कर लेता है। दूसरा, उनका दावा कमजोर पड़ता है और पार्टी नेतृत्व स्थिति को और मजबूत कर लेता है। तीसरा, बातचीत और मध्यस्थता के जरिए किसी प्रकार का समझौता होता है जिससे तत्काल विभाजन टल जाता है, लेकिन तनाव बना रहता है। अंततः यह पूरा घटनाक्रम केवल पार्टी विवाद नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में शक्ति, संख्या और राजनीतिक संदेश की लड़ाई है। सोमवार को जो भी निर्णय या घटनाक्रम सामने आएगा, वह न केवल तृणमूल कांग्रेस की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व और असंतोष के बीच संतुलन किस हद तक कायम रह सकता है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बगावत एक नई राजनीतिक इकाई की शुरुआत है या फिर यह केवल दबाव की एक रणनीति? और इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।